जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने का खौफ नहीं रखते। और बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है सीईटी रिजल्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें अभी रिजल्ट आने से पहले कुछ एक प्रक्रियाएं होनी है आपकी। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा सत्र के दौरान सीईटी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया जिन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक सीईटी का जो एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करवाया गया। तो नॉर्मलाइजेशन पर भी बातें उठाई गई, और यहाँ तक कि आपका जो करेक्शन पोर्टल है उस पर भी बातें हुई। तो उसी पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्योंकि जब जब मुझे समय मिलता है, जब जब मुझे अवसर मिलता है, आपके लिए मैं ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं कम से कम 1-2-3 घंटे उस पर अध्ययन करता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि ये सही है उसी के बाद मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपका जो करेक्शन पोर्टल है उन्होंने समय दिया है 1 से 2 दिन का, कि 1 से 2 दिन में आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपनी जो भी सर्टिफिकेट है, जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकेंगे। क्योंकि उस समय जो फॉर्म भरे थे तो थोड़ा सा समय कम मिला था, या वेबसाइट बिजी हो गई थी। तो इस तरह के कुछ एक अनअवॉइडेबल रीजन कह सकते हैं, अपरिहार्य कारण कह सकते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने आनन फानन में जल्दबाजी में जनरल में फॉर्म भरे थे। तो उनके लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई आपका रिजल्ट से आने से पहले आपके लिए करेक्शन पोर्टल खुलेगा, और इस तरह की वीडियो हमने भी कई बार बनाई थी। तो अब हम बात करते हैं देखो नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन जो कि उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये अनिवार्य कंडीशन है। जिस भी एग्ज़ाम का जिस भी जो भी एग्ज़ाम 3 से 4 पालियों में होता है, ठीक है, 3-4 शिफ्टों में होता है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर तो एज इट इज़ नहीं बनता, सेम लेवल का नहीं बनता। ऑल ओवर जब जब उसको हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कहीं न कहीं ऑल ओवर जो स्तर है वो कोई इजी स्तर का होता है, कोई मॉडरेट का होता है, कोई कोई थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट चला जाता है। हालांकि ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि देखो आउट ऑफ सिलेबस कोई शिफ्ट में नहीं था एग्ज़ाम। सारे सारे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा उनमें क्लिष्टता इसलिए आ गई, थोड़ा सा क्लिष्ट इसलिए हो गए, थोड़े से कठिन इसलिए हो गए कि कुछ एक लेंथी क्वेश्चन आ गए, जैसे कैलकुलेटर कथन निष्कर्ष वाले हो गए, या मैथ में कुछ 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गए। तो इस तरह से उनका स्तर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो ऐसा पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इस पर मुद्दा उठाया गया था। तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो कर सकती है कोई भी संस्था, ठीक है। एसएससी भी करती है, एचपी ये जो आपकी आरआरबी भी करती है, ठीक है। राजस्थान ये जो आरपीएससी भी करती है, या फिर हम कहें तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, हमारी एचएसएससी हो गई, एचपीएससी। तो ये सभी संस्थाएं पेपर का जब लेवल देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, मैं समझ सकता हूँ, तो उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो नॉर्मलाइजेशन मैंने पहले भी 1-2 बार बताया आपको कि एक तो मेन एग्जाम की नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है, जैसे एचएसएससी डी ग्रुप की हुई थी, एसएससी करती है, आरआरबी करती है। और एक एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे सीईटी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, सीईटी हो गया, एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक तो होता है नॉर्मलाइजेशन, और एक मेन एग्जाम का लास्ट जो दूसरा स्तर होता है जिसमें ज्वाइनिंग होती है, रिजल्ट आता है, परिणाम आने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है। तो ये 2 प्रकार की होती है नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे हम बात करें, देखो जैसे मैं बात करूं कि शिफ्ट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये तो मेन का नॉर्मलाइजेशन मैंने देखा है पहले, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो। तो उनमें फाइनल सिलेक्शन में इस तरह की मैंने 1-2 बार नॉर्मलाइजेशन देखे हैं। देखो इसमें जैसे 4 शिफ्ट है, चूंकि पहली और चौथी शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट बताते हैं, दूसरी तीसरी आसान, तीसरी और भी ज़्यादा आसान बताते हैं। हालांकि जब आपके आंसर की चेक होगी उसके बाद सही निर्धारित होगा कि भाई कौन सी शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर है। तो हम जैसे एवरेज मानने, यानी एवरेज स्कोर मानने,
टोटल हाईएस्ट स्कोर मान लीजिए जैसे बाई फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो हाईएस्ट स्कोर जैसे 60 मान लेते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं 65, यहाँ मान लेते हैं 70 और यहाँ मान लेते हैं 55। तो अब जैसे मान लो हमने वैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि भाई जैसे मान लो कि ये स्कोर है चारों शिफ्टों का। अब सबसे पहले एवरेज स्कोर निकाला जाता है। एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है कि चारों को जोड़ के 4 का भाग देंगे, एवरेज स्पीड आ जाए वो आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, औसत आ जाएगा। चारों को जोड़ेंगे 4 का भाग देंगे, 5 5 10 और 7 5 12 6 ये आ गए। जैसे मान लो 62 आ गए, आपके 62 आ गए, ठीक है। इन चारों का जो एवरेज स्कोर निकाल दिया 62। ये मैं मेन की बता रहा हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है मैं केवल वो बता रहा हूँ, ना कि मैं नॉर्मलाइजेशन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अध्ययन किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि 4 शिफ्ट में आपका ये स्कोर निकाल दिया मैंने, तो चारों का एवरेज निकाल दिया 62। तो मेन में क्या होता है कि देखो HSSC डी ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि कुछ एक शिफ्ट में नंबर कट जाते हैं। हालांकि ये नॉर्मलाइजेशन एक और कंडीशन होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो अलग स्तर की होती है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो वो इस तरह होती है कि जैसे 62 आ गया तो यहाँ इनको 2 नंबर दे दिए, यहाँ 65 इनको 62 करने के लिए सेकंड शिफ्ट में 3 3 नंबर घटा दिए, यहाँ 8 8 नंबर घटा दिए और यहाँ आपको 7 नंबर दे दिए। तो इस तरह से तो ये मेन की होती है, जो मैंने 1 2 बार SSC की देखी है, RRB की देखी है, तो नॉर्मलाइजेशन ये होता है, ठीक है। और बाकी बात करें कॉमन एग्जाम की, प्री स्टेज पर CET एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, एस्टेट हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे मान लो पहली शिफ्ट में 60 आ गए, इसमें 65 आ गए, इसमें 70 आ गए, इसमें 55 आ गए, तो मेरे ख्याल से अब ये टॉप जो हाईएस्ट जो स्कोर है 70, तो इनको सबको बराबर कर दिया जाएगा। पहली शिफ्ट में 10 नंबर दे दिए जाएंगे, दूसरी में 5 नंबर दे दिए, तीसरी में 15 नंबर दे दिए, तो ये पूरी शिफ्ट पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये होता है नॉर्मलाइजेशन, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि 70 नंबर लेने वाला जो कैंडिडेट है उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अगर उसके पास उसके संयोग से, ठीक है, उसकी नियति में ऐसा था, उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में ऐसा था कि भाई उसके 70 नंबर बढ़ गए, उसका इजी आ गया, या उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो इसके काटने की बजाय जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें इस तरह से इनको डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है। मेन एग्जाम में कट भी सकते हैं। और ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ये मुद्दा उठाया गया था, और ये बिल्कुल उनको अनुमति दी गई है कि भाई आप अपने पेपर के स्तर के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। बात करें करेक्शन पोर्टल की, करेक्शन पोर्टल आपका 1 से 2 दिन का समय दिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मानो तो इस वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लगभग सितंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपका जो HSSC डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, क्योंकि इसका जो कार्य है लगभग पूरा हो चुका है। अब सुनने को ये आता है कि भाई लगभग 15,000 वैकेंसी आएंगी, कोई कहता है 20,000 आएंगी, कोई कहता है 12,000 आएंगी, कोई कहता है 10,000। तो ये कितनी आएंगी ये तो उस समय ही पता लगेगा कितनी वैकेंसी आएंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि डी ग्रुप का एग्जाम जो है वो आपके C ग्रुप के मेन एग्जाम से, क्योंकि वो वैकेंसीज थोड़ा सा समय लेंगी, संभवतः हरियाणा पुलिस की आ सकती है, सब इंस्पेक्टर की आ सकती है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा पुलिस की भी इसलिए आ सकती है कि वो जो 5600 पदों पर आपका उस समय आपसे फॉर्म भरवाए गए थे, इस वजह से आपका CET एग्जाम रिजल्ट आते ही हरियाणा पुलिस की आपकी भर्ती तुरंत प्रभाव से आएगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी जो HSSC डी ग्रुप की उससे भी पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, 2-3-4 महीने लग जाएं, लेकिन आपको जो फॉर्म भरने का समय है वो संभवतः 15 दिन दिए जाएंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, सिलेबस वो सब कुछ तुम्हें पता ही है कि इसमें एक साइंस 15 नंबर की और अलग से आती है, पर वो 5-5 नंबर डिडक्ट होते हैं हिंदी से, इंग्लिश से और रीजनिंग से। तो वो 15 नंबर अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया साइंस, जनरल साइंस, क्योंकि चूँकि डी ग्रुप का एग्जाम है तो वो जनरल साइंस, बेसिक साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपके पास जैसे मान लो समय है ना, कोई अभी आपका रिजल्ट आया है ना, कोई वैकेंसी आई है ना, इसका डी ग्रुप पर नोटिफिकेशन आया है, तो अब आपको ये करना चाहिए कि अलग जो सब्जेक्ट साइंस का है अपने हाथ से उसके नोट्स तैयार करें, जो जहाँ CET में आपकी कमी थी उन कमियों पर आप काम करें, ठीक है। क्योंकि जो कमियों पर काम करता है वही महान बनता है। सफलता उसे मिलती है जो अपनी गलतियों को सुधारता है। गलतियाँ तो होना स्वाभाविक है, मानव प्रकृति है, मानव स्वभाव है, ठीक है, हमारी मूल प्रवृत्ति है। तो गलतियां तो तय है, होनी है, लेकिन उन गलतियों से सीख कर, उन गलतियों को परिमार्जन करके, उन गलतियों में सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे। सफलता श्योर एंड सर्टेन, सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना,
जब भी कोई नई अपडेट आएगी, जब भी कोई वैकेंसीज आएंगी या कोई मेरे पास डेट आएगी तो तुरंत प्रभाव से फिर वीडियो के माध्यम से आपसे मुखातिब होंगे। और तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।